स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने मौत पे चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा लोगों को अचानक से पहले चरण के चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बताएंगे चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल और कैसे तृणमूल कांग्रेस इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रही थी। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आने लगा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्यों भड़का पड़ा है। इसी के साथ में आईपैक संस्थान के बंद होने को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, और इंडिया गठबंधन का विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता दोस्तों, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जमकर आलोचना हो रही है और इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कही है बड़ी बात, और बीजेपी के एक महिला नेत्री ने उल्टा बयान दिया है। दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर, उनके माताजी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिस पर खुद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। बताएंगे क्या बोले हैं अखिलेश यादव दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी डिटेल। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल कराने में चुनाव आयोग पूरी तरीके से फेल हो रहा है, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, ये चुनाव में पहली बार और कहीं ना कहीं ताकत का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने की एक बड़ी कोशिश चल रही है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 23 तारीख यानी कल पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का चुनाव होने वाला है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 50,000 से ज्यादा बूथ पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों, और 23 अप्रैल यानी कल होने वाले वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया है। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उनको अंदेशा है कि 23 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है दोस्तों, और बिल्कुल उसी तरीके का कदम उठाया गया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि अचानक से खबर सामने आती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई के नाम पर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि ये जो 200 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है, यानी किसी न किसी मामले को लेकर ये लोग सवालों के घेरे में है दोस्तों, और 200 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर ये छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी की गई है। बड़ी बात यह है कि ये जो गिरफ्तारियां की गई है दोस्तों, ये कई सारे उन लोगों की गई है जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग का दावा है कि ये लोग चुनाव के दौरान कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे चुनाव की व्यवस्था खराब हो जाती है, और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटी यानी जिनका नाम थाने के अंदर क्रिमिनल के तौर पर दर्ज है, उन लोगों पर कार्रवाई के नाम पर मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार के इलाकों के अंदर ये जो गिरफ्तारी की गई है, क्या ये गिरफ्तारी भाजपा वालों की गई है या नहीं की गई है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और तृणमूल कांग्रेस ने जो आशंका जताई थी, बिल्कुल उसी तरीके का मामला देखने को मिल रहा है, और जो दावा किया जा रहा था दोस्तों, यानी आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही बीते दिन गिरफ्तारी की गई है। और आप लोग जानते हैं कि ये गिरफ्तारियां किन लोगों की हो रही है दोस्तों, साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव को हर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बड़े स्तर पर एसआईआर करवाया गया, उसके बाद सीएपीएफ के जवान भर भर कर दिल्ली और अलग अलग राज्यों से भेजे गए, यहां तक कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर से भेजे गए दोस्तों, और अब 199 प्लस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या इनको छोड़ने के लिए बोला जाएगा, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी यानी आपराधिक मामले में इनके नाम है इस तरीके का दावा करके जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, और लंबे समय तक जेल में रखने का एक प्रयास किया जा रहा है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन संभाल रही आईपैक को कोलकाता के विद्यानगर स्थित दफ्तर 2 दिन से बंद पड़ा है, यानी ये संस्थान अब काम नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण के चुनाव 29 तारीख को होंगे दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए प्रचार करना इस संस्थान का काम था, लेकिन इस पर इतना दबाव डाला गया कि अब ये संस्थान बंद हो रही है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि 23 अप्रैल यानी कल 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और ये संस्थान अगर काम कर रही होती, आईपैक अगर सही से काम कर रहा होता, उसे डिस्टर्ब नहीं किया गया होता, यानी छापेमारी नहीं की गई होती, तो इसके लोग बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें देखकर तृणमूल कांग्रेस को अपडेट देते दोस्तों। उसके आधार पर तृणमूल कांग्रेस कई तरीके के फैसले लेता, और चुनाव से चंद दिन पहले आईपैक ने काम करना बंद कर दिया, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका कहा जा सकता है। आपको बता दें कि इस संस्थान में एक तो नहीं बल्कि 1300 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे दोस्तों, और इनको अब आईपैक संस्थान ने काम पर आने से मना किया है। 1300 लोग तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उसके प्रचार और रोड मैप पूरा तैयार कर रहे थे, और जनता के बीच में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, इन सबका एक रिपोर्ट तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाता। उसके हिसाब से पूरी रैली का आयोजन हो रहा था कि कहां पर कौन सा नेता प्रचार करेगा, और जनता के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तृणमूल कांग्रेस को बोलना चाहिए, और इसके बाद सर्वे भी करवाया जाता, और ग्राउंड से रिपोर्टें भी आ रही थी कि कहां पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, पीछे चल रही है, और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम से काम चल रहा था दोस्तों। लेकिन अचानक से आईपैक को रोक दिया गया, और चुनाव में 1 लाख एजेंट इसके काम कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी संस्थान के तौर पर काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ये बहुत तगड़ा झटका है दोस्तों। और अब जो रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है,
यानी जमीन से जो अपडेट आ रही है वो ये कि इस संस्थान के कई तरीके के दफ्तर बंद हो गए हैं। 1300 से ज्यादा लोग काम पर आना बंद कर चुके हैं। ईडी और सीबीआई ने लगातार एक के बाद एक छापेमारी की थी दोस्तों, और यानी हर तरीके से तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस अगर बंगाल का चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे दोस्तों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक का सबसे तगड़ा झटका होगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री पर तंज कसा दोस्तों। दरअसल ये अपडेट मुरादाबाद से सामने आती है, जहां पर महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बताकर बीजेपी की महिला इकाई की लोग प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। महिला मोर्चा के लोग प्रदर्शन करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे, क्योंकि परिसीमन कानून को पास नहीं करने दिया गया। समाजवादी पार्टी का झंडा मुरादाबाद में जलाया जा रहा था दोस्तों। बीजेपी की महिला इकाई की नेत्री जब ये झंडा जला रही थी तो उनके दुपट्टे में आग लग जाती है, जिसके बाद आनन फानन में दुपट्टा छीना जाता है और उनकी जान बचाई जाती है। ऐसे में दुपट्टे में आग लगने के बाद ये मामला काफी गंभीर देखने को मिला दोस्तों। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब भी कहीं कोई आग जलाना, खुद को जलन से उसे बचाना, यानी खुद को जलने से उसको बचाना। और इस तरीके से अखिलेश यादव तंज कसते हुए बीजेपी पर ये बात बोलते हैं दोस्तों। और अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को लेकर जिस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों का है, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध के बीजेपी उल्टा खुद फंस गई है दोस्तों। अखिलेश यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने विवादित बयान दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव की माता श्री को लेकर, यानी उनकी स्वर्गीय माता को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए बीजेपी की महिला मेयर ने कहा कि अखिलेश यादव को जिस मां ने पैदा किया उसका अपमान किया अखिलेश यादव ने। इस पर अखिलेश कहते हैं कि आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मेयर लखनऊ, आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरी वश मेरी दिवंगत मां का नाम लेकर एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान ना करें। नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह है, यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग या बच्चे तो फिर उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका ये अति निंदनीय द्वेषपूर्ण बयान उचित है या नहीं है। बाकी आप स्वयं ही महिला है। महिला जी जब महिला का अपमान करेंगी तो कौन आपको नैतिक रूप से सही बोलेगा। भारतीय समाज में कभी भी किसी भी मां का अपमान स्वीकार नहीं होता है। आपको राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, अगर आप उसे नैतिक मानकों पर इतना नीचे ना ले जाती तो आपके समर्थक भी शर्मिंदा नहीं होते। जिनको प्रभावित करने के लिए आप इतने स्तर पर अपना स्तर गिरा रही हैं, वो किसी भी गति के सगे नहीं है। आप अपना स्तर बनाए रखें और संतुलन भी। मैं आपसे किसी क्षमा की अपेक्षा नहीं रखता हूं और ना ही ऐसा कहने के बाद क्षमा के कोई मायने रहते हैं। आपका अकेले में बैठकर जो पछतावा होगा हमारे लिए इतना ही बहुत है। यानी दोस्तों अखिलेश यादव को जैसे बयान देना चाहिए अखिलेश यादव ने उसी भाषा में समझाया। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की महिला इकाई की नेत्रियां कुछ ज्यादा लिमिट पार करते हुए विपक्ष के लोगों पर निशाना साधते हुए सारी लिमिट पार कर जाती हैं दोस्तों, और खुद ही महिलाओं का अपमान कर दिया, उसके बाद विपक्ष पर महिलाओं का अपमान का आरोप लगाया जाता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजनीति में महिलाओं की भूमिका और नेताओं के आचरण को लेकर एक विवादित बयान दिया दोस्तों। आपत्तिजनक बयान दिया। पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए जो बात कही उसे लेकर राज्य की महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। बिहार महिला आयोग ने राजनीति में कार्यरत यानी काम कर रही महिलाओं पर की गई पप्पू यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर संज्ञान लिया है दोस्तों। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय समाज महिलाओं को भले ही देवी का दर्जा देता हो, पर राजनीतिक हकीकत इसके उलट है। अधिकांश महिलाओं का सियासी सफर प्रभावशाली नेताओं के निजी दायरे से शुरू होता है और सत्ता के गलियारे में महिलाओं का शोषण गहरी जड़ें इसकी जमी हुई है। शोषण की गहरी जड़ें जमी हुई है। कड़वी सच्चाई यह है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है। महिला किसी प्रभावशाली नेता के रूप में गए बिना राजनीतिक रूप से राजनीति नहीं कर सकती है, यानी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकती है। उनके इस विवादित बयान को लेकर महिला आयोग ने नोटिस थमाकर 3 दिनों में जवाब मांगा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव को इस तरीके की विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में 2 नेता है, सम्राट चौधरी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। दोनों के बीच में किसी न किसी विवाद को लेकर आपस में तलवारें खिंची रहती है दोस्तों। अब एक और नया मामला सामने आया, जहां पर बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही अपने पूर्व डिप्टी सीएम के फैसले को पलट डाला है दोस्तों। सम्राट चौधरी ने पूर्व में लिए गए फैसले को पलटते हुए 224 कर्मचारियों के निलंबन को खत्म करने का निर्देश जारी कर दिया है। सम्राट चौधरी ने राजस्व कर्मियों के निलंबन को रद्द करते हुए डिप्टी सीएम का फैसला बदलकर कहीं ना कहीं बता दिया है कि दोनों नेताओं के बीच में खींचतान इस तरीके से जारी है दोस्तों। साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से वायरल हुए फर्जी पत्र मामले में अब सियासत तेज हो गई है। फर्जी लेटर केस में मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, जिसे लेकर हरीश चौधरी काफी ज्यादा भड़क गए। हरीश चौधरी ने कहा कि अवैध रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखना ये केवल निंदनीय नहीं है बल्कि कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश चौधरी ने इस तरीके की कार्रवाई की निंदा की है दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता ने साफ किया कि इस मामले में उनका संगठन अपने कार्यकर्ता के साथ में खड़ा है। अगर
अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। और खबर यह है कि वसुंधरा राजे के नाम से एक वायरल फर्जी लेटर चल रहा था दोस्तों, जिसे लेकर यह सख्ती अपनाई गई है। मंगलवार को जयपुर के अंदर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने साफ किया कि प्रशासनिक अमला इस मामले की जांच कर रहा है और साजिश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दरअसल दोस्तों एक लेटर में दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे के नाम से यह पत्र था और इसमें वसुंधरा राजे और संघ के प्रमुख के बीच में बातचीत की एक बातें थी दोस्तों, जिसमें बीजेपी ने इसे छवि खराब करने और वरिष्ठ नेताओं के बीच में दरार पैदा करने की गहरी साजिश बता दिया। दरअसल दोस्तों गंदा सियासी खेल खेलने का यह आरोप लगाया गया। वायरल पत्र में दावा किया गया कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। वसुंधरा राजे ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर पार्टी की नियत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी इस तरीके से दावा किया गया था दोस्तों। बाद में दावा किया जाता है कि ये फैक्ट चेक में गलत पाया गया है और फिर ये कार्रवाई की जाती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। हालांकि विवेक तनखा ने कहा कि ये मामला एकदम इलीगल तरीके से अपनाया जा रहा है, यानी इलीगल रास्ते अपनाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने वकीलों का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से बचाएगी। साथ साथ राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान 16 शब्द का इस्तेमाल करते हुए 16 शब्द को लेकर कहा था कि सारी थ्योरी 16 में है, यानी क्या कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी क्यों अमेरिका के सामने ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते को लेकर झुके हुए हैं, इसका राज एक शब्द में है और वो है 16, यानी 16 शब्द का पूरा खेल चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाते हुए 16 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए लिखा कि मैजिशियन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी जो जादूगर है वो समझौते के अंदर फंस चुका है। बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए तंज कसा है दोस्तों। भोपाल के प्रमुख चौराहे और कॉलोनियों के अंदर ये पोस्टर लगाए गए हैं और 16 लिखते हुए तंज कसा गया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टर में राहुल गांधी की बातें खुलकर नहीं लिखी गई है, लेकिन एकदम बताया गया है कि जरूर 16 के कारण ये सारा खेला हो रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 16 के कई तरीके के मायने हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच में सस्पेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही है, पोस्टर लगा रही है। साथ आरजेडी के नेता लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी राज्य के अंदर चुनाव लड़ी थी दोस्तों, और पिछली बार बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन अभी भी अपनी पार्टी का विस्तार करने को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बिहार से आने वाले तेज प्रताप यादव को मीडिया में भी जमकर कवरेज मिलती है दोस्तों। जो भी बयान देते हैं उनके बयान की मीडिया में काफी बाइट चलाई जाती है और ऐसा यूं नहीं हो रहा, मतलब जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी है। कुल मिलाकर दोस्तों यादव समाज के बीच में विभाजन करने के लिए तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर लालू यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने विवादित बयान दिया है। तेज प्रताप यादव राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी कुर्सी की लालच में कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी बुलेट बाइक चलाते रहे, उनकी शौक पूरी नहीं हुई, वो लालच से दूर रहे और जो मीट मुर्गा बना रहे थे वही बनाए। तेज प्रताप यादव ने उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यात्रा करने से या आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर गए और दूसरे को बना दिया, उन्हें क्या लेना देना बिहार से, क्या बिहार की गद्दी पर बैठना है उन्हें। तेज प्रताप यादव इस प्रतिक्रिया को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है दोस्तों, जो राहुल गांधी को हिदायत दे रहे हैं कि राहुल गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इनके बारे में दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार में चल रही कोताही को लेकर लोग काफी भड़के हुए हैं दोस्तों। जनवरी 24 में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने सृजन अभियान की शुरुआत कर दी थी, यानी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी थी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी थी। 75 जिलों के पर्यवेक्षक बनाए गए थे, लेकिन पार्टी के संगठन विस्तार की कार्रवाई में जो काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर कांग्रेस ने 24 जनवरी को 75 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी दिल्ली गए और संगठन सृजन अभियान को रुकवा दिया गया। हाल यह है कि आधे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निष्क्रिय हो चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिला अध्यक्ष तो कांग्रेस के हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में इनकी सांठगांठ चल रही है और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीरियस होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, 24 में पार्टी को जो सफलता मिली थी, 27 में अगर उसे हासिल करना है तो संगठन का विस्तार पहले ही करना होगा दोस्तों। अब 8, 9, 10 महीने का टाइम बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी को संगठन विस्तार 1-1.5 महीने में किसी भी हालत में करना पड़ेगा, वरना पार्टी की स्थिति और खराब हो जाएगी और समाजवादी पार्टी पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रभारी और अध्यक्ष है, दोनों को पार्टी को गुमराह करने की जगह सही से काम करना चाहिए और आम जनता इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
उत्तराखंड के अंदर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने नए सिरे से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की है और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में युवाओं को तवज्जो दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 70% नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहा है और कई सारे लोगों को पार्टी में शामिल भी करवाया गया है। तो संगठन का विस्तार भी वाकई अच्छे तरीके से पार्टी कर रही है। तो उत्तराखंड कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस में काफी अंतर है दोस्तों, जहां पर एक और उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में नए लोगों को शामिल करवा के नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दे रही है, ब्लॉक अध्यक्ष तक पहुंचा रही है। तो इसे पता चलता है कि पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन इसे सबक उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मामले को काफी हल्के में लेकर चल रहे हैं दोस्तों। इसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कमजोर होंगे और पार्टी आला कमान को उत्तर प्रदेश के मामले पर दखल देना चाहिए कि आखिर संगठन का विस्तार सही से क्यों नहीं हो रहा। साथ साथ दोस्तों, पूर्व बीएसपी के नेता एमएच खान को देकर अचानक से अखिलेश यादव ने फैसला लिया और तुरंत उनको प्रवक्ता बनाने का ऐलान कर दिया। ये पूर्व बीएसपी के नेता डॉक्टर एमएच खान है। बीएसपी में थे तो इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए तो इनको काफी संघर्ष करना पड़ता था, बल्कि मुलाकात भी नहीं होती थी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ गए और अखिलेश यादव से उन्होंने पूरी बात की। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम इनको अपना प्रवक्ता बनाते हैं, ये मीडिया में जाकर हमारी बातें, हमारी पार्टी की विचारधारा को सबके सामने रखेंगे। और अच्छी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव जो टैलेंटेड लोग होते हैं, यानी जो काफी ज्यादा कुशल होते हैं, चाहे भाषण देने को लेकर हो या फिर भाषा पर उनका कंट्रोल हो, तो इन सब चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने तुरंत फैसला लिया। और ये एक तरीके से अखिलेश यादव और अन्य नेताओं के बीच अंतर को दिखाता है। दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव पत्रकार के एक सवाल को लेकर जो बात बोलते हैं दोस्तों, उसकी तारीफ भी हो रही है। पत्रकार कहता है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो, इतना बोलते ही अखिलेश यादव रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले ये जो अगर शब्द है इसको हटाओ, यानी अगर 2027 में सपा की सरकार बन गई, ये जो आप बोल रहे हो उसमें अगर शब्द हटाओ, क्योंकि अगर हटाओगे तभी मैं जवाब दूंगा, और अगर हटाने कर बोलो कि सपा की सरकार बनेगी। पत्रकार ने कहा कि सपा की सरकार में आप आगे बोलने वाले होते हैं। अखिलेश यादव रोकते हुए कहते हैं कि सरकार आने पर, यानी अखिलेश यादव पूरी तरीके से पत्रकारों को भी निशाने पर लेते हैं दोस्तों, और उनको भी बता देते हैं कि आप लोग सवाल ऐसे डिजाइन करते हैं जिसे समाजवादी पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। और अखिलेश यादव को पता है कि किस तरीके से पत्रकारिता के नाम पर आम जनता के साथ में दिमाग से खेल खेला जाता है, और अखिलेश यादव मौके पर ही पकड़ लेते हैं। और इसे पता चलता है कि अखिलेश यादव को पूरा तरीका पता है कि किस तरीके से ये लोग लोगों के मनों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में इस बार मुकाबला सिर्फ रैलियों और वोट बैंक वाला नहीं है, बल्कि नैरेटिव भी एक बड़ा जंग का कारण बन रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर आदिवासी कलाकारों के साथ डांस कर रही है, जबकि बंगाली अस्मिता का मुद्दा तो वो उठा ही रही है। और नरेंद्र मोदी 10 रुपए के झाल मुड़ी खाकर बंगाल की गलियों में और चाय की दुकानों में चर्चा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों नेताओं की ओर से अपने अपने तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का आक्रोश मार्च निकाल रही थी दोस्तों, और बीजेपी का दावा था कि आम जनता काफी नाराज है महिला आरक्षण के मामले पर इंडिया गठबंधन के रवैये को लेकर दोस्तों। और ऐसे में पूरे लखनऊ के अंदर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पुलिस ने चारों तरफ शहर का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लखनऊ मध्य हो, गोमती नगर हो, हजरतगंज हो, हनुमान सेतु हो, हर जगह पर जाम ही जाम नजर आया। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते पूरे इलाके में ट्रैफिक थम सा गया। सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों को 2-2 घंटे तक जाम में फंसा रहना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग एक कार्यक्रम करते हैं और दूसरा आम जनता के खिलाफ कार्यक्रम करते हैं, यानी आम जनता जो जाम में फंसी रही दोस्तों। इंतजाम इतना खराब था, व्यवस्था इतना खराब है बीजेपी सरकार का कि कहीं ना कहीं आम जनता भाजपा के रवैये को लेकर नाराज हो गई दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि घंटों तक लोगों को बहाल करके बीजेपी कौन सा विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है, और ऐसा करेंगे भी तो जनता इनके खिलाफ हो जाएगी दोस्तों, जिस तरीके का रवैया अपनाते हैं। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आती है तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, जिन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सिर पर ताज हो गया अपराधी अब सम्राट हो गया, यानी सम्राट चौधरी पर निशाना साधा गया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े आपराधिक अंधाधुंध फायरिंग से जुड़े मामले को लेकर और एक व्यक्ति के जान जाने के मामले को उठाया उन्होंने। और तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 234 निर्वाचन क्षेत्र में 4023 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। वैसे तो असली मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में हो रहा है, लेकिन नाम तमिलर कांची यानी एनटीके और तमिल मनीला कांग्रेस भी इस मुकाबले में उतरे हुए हैं। ऐसे में थालापति विजय की पार्टी भी तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रही है दोस्तों। आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि 5,73,00,000 मतदाता मैदान में उतरकर वोट डालने के लिए आ सकते हैं, यानी 100% मतदान होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन इतने लोग आएंगे नहीं दोस्तों। फिर भी तमिलनाडु के अंदर मतदान का प्रतिशत 85% के
आसपास रहेगा, यानी भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आएंगे। तकरीबन 4-4.5 करोड़ के आसपास लोग वोट डालेंगे दोस्तों। और डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, एआईएडीएमके के महासचिव एडपाडी के पलानीस्वामी और एनटीके के मुख्य समन्वयक सीमान और टीवीके के नेता थालापति विजय के बीच का ये मुकाबला है। ऐसे में आज प्रचार लोग कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है दोस्तों, और कल वोट डाले जाएंगे। देखते हैं तमिलनाडु के अंदर किस तरीके का माहौल जो बना है उसका रिजल्ट किस तरीके का होगा। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों, क्या तमिलनाडु वाकई परिवर्तन करेगा या तमिलनाडु के अंदर सब चंगा है एनडीए गठबंधन के खिलाफ? इंडिया गठबंधन मजबूत है क्या? आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल केरल में है दोस्तों, और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी तमिलनाडु में प्रचार करने के बाद वो श्री पेरम्बदूर स्थित राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। और ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो केरल के अंदर एक नया मुख्यमंत्री बनने वाला है, और वो यूडीएफ गठबंधन, कांग्रेस पार्टी गठबंधन का। और बड़ी बात यह है दोस्तों, केसी वेणुगोपाल का नाम काफी आगे चल रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाकर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का संगठन का महासचिव बनाना चाहिए? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। और तमिलनाडु, केरल के साथ साथ बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, की और हवा चल रही है? जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का।